तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूज आपकी कह रही है विद रिस्पेक्ट टू हाई गोल्ड प्राइसेस एंड सीबीडीसी अगर सेंट्रल बैंक्स रिलीज भी करते हैं तो क्या इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है एज कंपेयर टू कैश इकोनॉमी। ठीक है, एंड WPI हमारा जो है वो फिर से गिरता जा रहा है कॉन्जिक्यूटिवली 27 मंथ से ये डाउनफॉल पे है। और ईरान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्ट किया है, उन्होंने सीज किया है ऑयल टैंकर को इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद अंबाजी मार्बल को मिल गया है GI टैग एंड डेटा प्रिवेसी लॉ 2 साल की मशक्कत के बाद फाइनली हैज कम इन टू इफेक्ट। एंड एक्चुअली में क्या ये टोटली इफेक्ट में आया है या नहीं आया है उसको डिस्कस करेंगे। और RBI एक्सटेंड कर रहा है रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स, जो कि अब टैरिफ की मार हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर पड़ी हुई है। RBI उसके अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पर मिटिगेशन करने की कोशिश में है। जयशंकर टू मीट लावरोव इन मॉस्को, तो मॉस्को में स्पेसिफिकली जयशंकर जी अभी जा रहे हैं वहाँ पे, तो रशियन काउंटर पार्ट जो उनके हैं वो उनसे यहाँ पर मिलेंगे। क्या डिस्कशंस होने के चांसेस उस पर डिस्कस करेंगे। देन इंडिया और कनाडा के ट्रेड रिलेशंस कैसे अब बेटर होते जा रहे हैं, कौन सी ऐसी वो सेक्टर्स है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज यहाँ पर करना चाहती हैं। और USA ने मिलिट्री ऑपरेशन लैटिन अमेरिका के अंदर लॉन्च कर दिया है, क्यों किया है उसको भी डिस्कस करेंगे। और USA ने ही अप्रूव किया है बिगेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सेल टू ताइवान, उन्होंने प्रॉमिस कर दी है। एंड CJI और एनक्लैड मेंबर्स का केस क्या है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या यहाँ पर सिचुएशन आ चुकी है। एंड ग्रीनलैंड ने एक प्रॉपर्टी लॉ पास किया है, फटाफट से इसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 15 नवंबर के करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से होंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि उससे रिलेटेड होंगे एंड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हाई गोल्ड प्राइसेस है CBDC है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सेंट्रल बैंक्स की अकाउंटिंग्स को, डिस्क्लोजर्स को। RBI के डेप्यूटी गवर्नर मुर्मू ने ये चीज बोली। सब बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा सेट किए जाते हैं, क्या डिमांड है, क्या प्राइस है एंड क्या हमारे पास वॉलेटिलिटी चल रहा है, क्योंकि गोल्ड जो है एक लिक्विड एसिड की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, इतने सारा आप देखोगे कि वॉर्स चल रही है टाइम एंड अगेन, कुछ ना कुछ एकदम से सडनली होता रहता है ना। तो वहां पे अब क्या होता है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन अगर आप करोगे तो वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ना। तो उस वजह से ऑल टुगेदर क्या हो रहा है कि जो RBI है या इवन की सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड में ज्यादातर डील करते हैं, तभी जो एसेट्स हैं या इवन की जो RBI भी है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो भी अब गोल्ड के अंदर, एंड बाकी सारे जो सेंट्रल बैंक्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज है वो गोल्ड को एक तरह से एज अ रिजर्व एसेट यहाँ पर यूज करते हैं। रिलेटिवली स्टेबल इनकम है उसके द्वारा। अब आप देखोगे कि वॉलेटिलिटी की वजह से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने यही बोला कि RBI की बैलेंस शीट के अंदर इस फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कोई अभी ऐसा रोबस्ट तरीका नहीं है। जो डिस्क्लोजर है वो किस तरीके से हम करें, डेली बेसिस पे ही प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो दे आर सेइंग कि हम उसी फ्लक्चुएशन को यहाँ पर मिटिगेट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 90% की जो हमारे पास गोल्ड होल्डिंग्स है उसमें से जो 90% वैल्यू उसकी लगती है ना, हम उसको रिवैल्यू करते रहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 100% आपका जो गोल्ड है, गोल्ड प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करते हो कि 100% नहीं 90% वैल्यू पे आप उसको रिवैल्यू करते रहते हो। आपके पास थोड़ा एक्सेसिव ही आएगा ना, तो क्या होगा, आपकी जो बैलेंस शीट है वो हल्का सा कम नजर आती है ना, हल्का सा अमाउंट को कम नजर आएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सेसिवली दिखाए तो आपको क्या हो सकता है कि इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि हाँ हमें इस पैसे की रिक्वायरमेंट है और उस चीज में कमी पड़ जाए, वो चीज की दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो उन्होंने बोला हम 90% के बेसिस पे जो है वो हम किसके, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करते रहते हैं। ठीक है, एंड वाई ओनली लंदन बुलियन मार्केट इज प्रेफर्ड, ये एसोसिएशन को प्रेफर क्यों किया जाता है, तो एक तरह से ये इंटरनेशनल एसोसिएशन है सेंट्रल बैंक्स की, तो जहां पर आप देखोगे कि लंदन की मार्केट या इवन आसपास की जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा है कि एक तो गोल्ड वैसे ही बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट है, बट वहां पे प्योरिटी के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके जो चेक्स है वो बहुत ज्यादा बेटर है। एंड इवन की वहां की जो मार्केट है अगर आप देखोगे कि वहां पे इजीली अगर आपको गोल्ड को सेल आउट भी करना है ना तो कोई पे करने वाला एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने ये चीज बोली। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका न्यूज का ये कह रहा है। अब उन्होंने बात की CBDC की कि CBDC क्या है हमारे पास, एक तरह से ई-रूपी की बात कर रहे हैं हम, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक्स के द्वारा जो डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी जो है वो अब रिलीज की जा रही है, जैसे हम ई-रूपी की बात करते हैं। ठीक है, CBDC जब सेंट्रल बैंक अगर रिलीज करती है तो क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक के लिए खर्चा ही कम हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अब फिजिकल नोट्स को अगर आप बेच भी कह रहे हो सॉरी, मार्केट के अंदर अगर निकाल रहे हो उसको भेज रहे हो इन द पब्लिक डोमेन, सो ऑल टुगेदर क्या होता है, प्रिंटिंग के बाद जो पैसा है वो सरकार का या इवन के RBI का भी खुद से लग रहा है ना, फिर उस प्रोसेस के अंदर आप डिफरेंट स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हो। तो CBDC ऑन द अदर हैंड वो अब इन्फ्लुएंस कर सकता है कैसे कि जो पैसा प्रिंट करने के लिए नोट्स को लगता था उस चीज को अब किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है ना। तो CBDC अब
अभी इतनी वॉलेटिलिटी को देखते हुए किस तरीके से आप यूज करोगे वो सरकार के ऊपर या इवन की सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सिंस उन्होंने यही चीज बोली कि वॉलेटाइल मार्केट है तो मनी की वैल्यू, इवन की रुपी की वैल्यू इतने डेली बेसिस पे अप डाउन होती जा रही है ना, कि बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इवन डिवैल्यूएशन यूएस से भी, इवन के आई गेस के डी डॉलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट उनके केस में भी आ सकता है आने वाले टाइम में, राइट। तो अब वो हुआ भी रिसेंटली, तो इन दैट केस उन्होंने ये बोला कि सब्स्टिट्यूट हमें उस चीज का भी ढूंढना पड़ेगा कि इफ नॉट सीबीडीसी, कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर हैपनिंग, इवन की मार्केट की अगर मार्केट के अंदर हल्का सा भी हमने कुछ गलत इंप्लीमेंटेशन को लेकर स्टेप ले लिया तो हमें उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, है ना। तो ये सारे तरीकों को उन्होंने मेंशन करते हुए बोला कि बाहर की मार्केट को भी ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को देखते हुए भी एंड इवन की इंटरनल मार्केट को स्टडी करते हुए भी हम सब चीजों के ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए, प्रूडेंस एंड कंजर्वेशनिज्म, ठीक है, या कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो उन्होंने ये बेसिकली अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, बट दो डिफरेंट वर्ड्स का अगर मैं आपको ये बता दूं, मतलब प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक से काम लेना, जब आप बोल रहे हो धैर्य से काम ले रहे हैं, सोच समझ के काम ले रहे हैं, ठीक है, थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, जो भी वेटेड आपकी प्रॉपर यहाँ पर सिचुएशन है। कंजर्वेटिज्म की जब आप बात कर रहे हो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो ऑल टुगेदर वो आप एक बैलेंस डिसीजन लोगे बेस्ड ऑन द आइडिया कि आपका विवेक जो है वो यूज किया जा रहा है, आपका ब्रेन आप ऑल टुगेदर सारे एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली यूज करते हुए, नजर करते हुए एक प्रॉपर बैलेंस शीट जो आपकी बन रही होगी वो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट देगी, क्लियर आइडिया देगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं वैल्यूएशन वाला पार्ट आपको स्पेशली बताना चाह रही थी कि बैलेंस शीट के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं यहाँ पर, तभी हम जो अमाउंट है वो 90% आरबीआई रख रहा है कि रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली रखते रहते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा दैट विल बी अ सेफर ऑप्शन। सो इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये चीज आपको बताई। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सीबीडीसी जो है वो न्यूज में काफी ज्यादा हम ऑलरेडी टाइम एंड अगेन उसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो पहले लेक्चर्स में जो बच्चे मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है सीबीडीसीज के बारे में हम 2 या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड और फोर्थ टाइम मे बी वी आर डिस्कसिंग दिस। तो पहले आपकी क्या स्टेटमेंट कह रही है, द टैगलाइन फॉर इंडिया सीबीडीसी इज कैश बट डिजिटल, then internet remains a limitation of CBDC to be used in areas with limited or no internet connectivity. Which of the statements above is or are correct? The correct answer is option number A, ठीक है। कि पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि सीबीडीसी जो इंडिया लॉन्च करने वाली है उसकी जो टैगलाइन है दैट इज कैश बट डिजिटल, ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तो रट्टा लगाने वाली बात थी। अब दूसरी चीज है कि इंटरनेट एक तरह से अगर लिमिटेशन है सीबीडीसी की तो आरबीआई लॉन्च करने के लिए इसको सोचेगा भी क्यों? कि हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया के अंदर जहां पर सीबीडीसी अगर हम लॉन्च करते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो लिमिटेड है या तो अलाउड नहीं है, या जो भी है ना। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करके ही तो सीबीडीसी को लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो इवन की यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सीबीडीसी की कि जहां पर लिमिटेड या नो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आप ई करेंसी यानी कि ई रूपी को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये है अब आरबीआई की साइड से उठाया हुआ डेटा कि ऑफलाइन फीचर ई रूपी का इनेबल करता है यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए इन लोकेशंस जहां पे लिमिटेड कनेक्टिविटी है या नो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये एक्सपेक्टेड है हमें लोगों को कि वो मिरर करेगा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल कैश, ठीक है। तो इसी के सोल्यूशन के लिए अब अगर आप देखोगे तो एनएफसी कम्युनिकेशन जो है उसके बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी टेस्ट की जा रही है। तो अब ये आपका करेक्ट आंसर बनता है स्टेटमेंट नंबर ए। देन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन फॉल्स टू 27 मंथ लो इन अक्टूबर। तो हम ये देख रहे हैं, कल परसों के न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी हमारा लो होता जा रहा है ना। और एक हमारा कॉमन कंसेप्ट क्या होता है कि कंज्यूमर अगर डिमांड करेगा, जो प्रोड्यूसर है वो तभी तो सप्लाई करेगा। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि अगर डिमांड कम होती जा रही है, जो कि डिनोटेड बाय सीपीआई है, ठीक है, क्योंकि पूरा इंडेक्स ही कवर कर रहे हैं ना हम, एक मतलब कॉमन जो गुड्स है, बास्केट जो हमारे बनाई हुई है उसी के बेसिस पे तो हम देख रहे हैं कि डिमांड अगर हमारी कम हो रही है एंड कॉन्जिक्यूटिवली कम हो रही है तो सेम ही चीज सप्लाई के केस में भी तो होगी, ठीक है। तो डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई को उतना ही रख के एक्स्ट्रा रख के तो अब जो इवन के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि अब क्या करेंगे, वो लॉस थोड़ा ना बेयर करते रहेंगे। सो एज अ रिजल्ट अब हमारा जो प्रोड्यूसर बेसिस पे आइडिया होता है वो डब्ल्यूपीआई से ज़्यादातर देखा जाता है। तो अगर सीपीआई कम हो रहा है तो ऑल टुगेदर हमारा डब्ल्यूपीआई तो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि जीएसटी जो 2.0 वर्जन भी आया है ना, तो उस वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो गए धीरे धीरे करके। प्राइसेस कम होने के बावजूद भी हमने सीपीआई के टाइम पे ये चीज़ को डिस्कस किया था, द कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए अब वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इवन कि हमने ये न्यूज़ को भी डिस्कस की थी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी
कि जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं या सेफर ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट कॉन्टिन्यूसली रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। एंड सीपीआई के डेटा में हमने ये चीज़ को भी डिस्कस किया था कि जो कंज्यूमर के जो टेस्ट हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो जो हम बास्केट यहाँ पर बना के रखी हुई है सीपीआई के लिए, उसके अंदर मेजर चेंजेस लेके आने की जरूरत है, राइट। तो आपका ये जो डेटा है वो यही चीज बता रहा है। 27 मंथ लो ऑफ 1.21% इन अक्टूबर लेड बाय शार्प डिफ्लेशन इन फूड आइटम्स लाइक पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड लोअर प्राइसेस ऑफ फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, गवर्नमेंट के डेटा ने आपको बताया। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन वाज 0.13 इन सितंबर एंड 2.75 इन अक्टूबर लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि एनुअल रेट ऑफ WPI इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है एनुअल रेट of inflation is based on all India wholesale price index number is -1.21 for the month of October 2025. So which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। कि एनुअल रेट ऑफ WPI का क्या मतलब होता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा जो WPI है उसका इंडेक्स किस तरीके से बढ़ा है या कम हुआ है। कहने का मतलब ईयर ऑन ईयर कि यही पिछले साल इस बार सपोज कीजिए अक्टूबर के मंथ के अंदर लास्ट ईयर हमारा WPI कितना था और इस साल जो है वो WPI कितना है, उसके अंदर ग्रोथ आई है या वो नेगेटिव में चला गया है। तभी हम बोल रहे हैं ना कि -1.21% आया है, ठीक है। दैट इज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 के अंदर हमारा जो डेटा है वो क्या कह रहा है, राइट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देख रहे हैं। एंड बेस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, ठीक है। बेस ईयर वाली बात यहाँ पर यही आ रही है कि 2011-12 को ये बेस ईयर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बट उसके वजह से क्या हो रहा है कि बेस ईयर की वजह से हम ये देख सकते हैं कि कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है। बट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसको हम एनुअल रेट ऑफ WPI बोलते हैं, तो उस केस में हम प्रीवियस ईयर को यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि पिछले साल कितना था और उसके कंपेरिजन में इस साल कितना है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बिल्कुल भी मिक्स आउट या मिक्सअप मत करना। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमारा जो CPI के बेसिस पे या WPI ऑल टुगेदर हम ऑल कमोडिटीज का देख रहे हैं -1.21% है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा नोट दिखता है, एनुअल रेट ऑफ WPI इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये ईयर और ईयर बेसिस पे हम देख रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब न्यूज की तरफ चलते हैं कि ईरान सीजेस ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो अब मार्शल आइलैंड्स की ये ऑयल टैंकर था, ठीक है, जो कि ट्रैवल कर रहा था अभी UAE से। किस साइड को जाना था उन्होंने, अब UAE से वो ट्रांसफर होते होते सिंगापुर वाली साइड उन्होंने जाना था। तो अब जो उनका अब आप कह सकते हो कि उस एरिया के अंदर उन्होंने इंटरसेप्ट किया कि ईरान का जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसके अंदर ये आ गई है, ठीक है। एंड फर्स्ट सच इंटरडिक्शन इन मंथ, कोई पहला ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जो कि अब ईरान की तरफ से लिया गया है इन दीज मंथ्स आफ्टर द इफेक्ट कि यूएस के साथ उनका इतना ज़्यादा इशू चला है ना। तो ईरान ने इवन की ये चीज़ भी बोली थी कि इन केस अगर उनके टेरिटोरियल वाटर्स या उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को अगर कुछ भी ऐसे हैम्पर करने की किसी ने भी कोशिश की तो ईरान कैन स्ट्राइक बैक। एंड इवन यूएसए के केस में भी उन्होंने ये चीज़ बोली थी, है ना। तो अब यही बोला जा रहा है कि जो अब ये ऑयल टैंकर है इसने इलीगली विदाउट परमिशन जो है वो उनके टेरिटोरियल वाटर्स में घुसने की कोशिश की थी। एंड शिप का क्या नाम है, दैट इज तालारा, जो कि अजमान UAE से ट्रैवल कर रही थी सिंगापुर को, जहां पे ईरानियन फोर्सेस ने इनको इंटरसेप्ट करके कैप्चर कर लिया है। रिलीज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, होती तो मैं आपको जरूर बताती। देन हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ध्यान से ये स्टेटमेंट पढ़ना। देन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। चूज द करेक्ट आंसर। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 only, D all of the above। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो यहां पर दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला है कि अब सपोज कीजिए ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स, फिर आप बोल सकते थे ऑप्शंस के अंदर पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अब यहां पे आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू द, आप पर्शियन गल्फ से होकर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, पर्शियन गल्फ आता है फिर उसके बाद आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जाते हैं, फिर आपका गल्फ ऑफ ओमान आता है, देन आपकी कनेक्टिविटी कहाँ है, अरेबियन सी तक है, अरेबियन सी के बाद इंडियन ओशन तक है,
तो ये स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्शियन गल्फ के पास एक इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंचना है, फिर अरेबियन सी तक पहुंचना है, फिर उसके बाद नीचे जाकर वो इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर कनेक्टिविटी होगी, एंड ऑल दिस कनेक्टिविटी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, तो वो जो पहला इनिशियल क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी कि काट के सिर्फ के पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच में डायरेक्टली आपको 2 डैश देकर या 2 नाम देकर कहा गया होता। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पर्शियन गल्फ के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो वो ऑल टुगेदर सारी चीजें अब आपको कवर करनी पड़ेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई होगी। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, गुजरात के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है फॉर इट्स क्वालिटी। जीआई टैग क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। मेजर पर्पस क्या है कि आप ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर बता सकते हैं कि ओरिजिनलिटी क्या है। तो आपके नाम पर अगर कोई यूज़ भी करता है कि ये जीआई टैग अगर है, अगर आपके पास आपके नाम को यूज़ करके कोई और अगर मार्बल बेच रहा है इन दिस सिचुएशन, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आप उसको लीगली सू भी कर सकते हो, है ना। तो अब इसी वजह से आप देखो कि गुजरात में जो अंबाजी मार्बल है, अगर उसको जीआई टैग मिला है तो मार्बल क्वालिटी की वजह से मिला है। एंड अरावली हिल्स के अंदर अगर आप देखोगे कि मार्बल की जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, माइनिंग प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अब आप इंटरलिंकेज जो है एक रिसेंटली डिस्कस न्यूज़ के साथ भी कर सकते हो, जिस सिचुएशन में आप देखोगे कि इवन की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें एक कॉमन कंसेंसस पे आना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स जो कि अब अंबाजी जो मार्बल्स हैं उनको भी केटर करती है। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली रिसेंटली न्यूज़ में यही चीज़ बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इवन की जो स्टेट्स है हमारी राजस्थान की, इवन दिल्ली की, ठीक है, कि उनको स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड इवन की सर्टन पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो या हरियाणा ऑल्सो, ठीक है, कि इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अरावली हिल्स को लेकर एक कॉमन कंसेंसस पे हम लेकर आ सके। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, एंडेमिक स्पीशीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा इवन के जो एरियाज़ लाइक माउंट आबू भी हैं, हम उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है। शायद आपको क्वेश्चन भी तब मैंने आपको पूछा था माउंट आबू को लेकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो वही वाला जो न्यूज़ है उसके साथ आप इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हो कि जीआई टैग जरूर हम दे रहे हैं माइनिंग के साथ साथ, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, ये चीज़ कह रहा है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है। अरावलीज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, हिमालयस के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन आप उस सिचुएशन में कर सकते हो कि व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, राइट। तो अगर आपको नहीं याद है तो कल या परसों, कल तो नहीं परसों चौथ का वो लेक्चर है, उसको रिविजिट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बोला कि जो मार्बल की क्वालिटी है दैट इज हाई इन कैल्शियम, तो वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मार्बल जो है जिसको हम अब यूज करते हैं विद इन इंडिया ऑल्सो, एंड बाहर की कंट्रीज में भी अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मेजरली कहाँ पर, यूएसए में, यूके के अंदर। एंड यही मार्बल को यूज करने के बाद माउंट आबू के अंदर जो टेम्पल है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, वो स्ट्रक्चर जो है वो बना है, एंड ये माइंस जो है वो 1200 से 1500 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये जीआई टैग जो है रिकॉग्नाइज करता है प्रोडक्ट को जो पोजेस करता है यूनिक क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक टू देयर ज्योग्राफिकल ओरिजिन, राइट। तो ये हमारी सिंपल सी न्यूज है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस बार क्वेश्चन जो है वो पेयर के फॉर्म में नहीं है, डिस्कस करेंगे क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्माला कुंता लेदर पपेट्री क्राफ्ट, देन हैंडलूम पट्टू सिल्क्स, मुगा सिल्क एंड सूरत जरी वर्क। ठीक है, ये 4 ऐसे जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट हैं हमारे पास। विच अमंग द अबव ऑप्शंस हैज अ जीआई टैग अंडर द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, अब मेजरली बच्चे जो हैं या इवन के एस्पिरेंट्स जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर के बीच में या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ए 1 and 3, बी 2 and 4, सी 3 only, डी 2 only। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आप देखोगे कि जो आप हैंडलूम सेक्टर, चलो पहले डिस्कस करते हैं। हैंडलूम सेक्टर में क्या हो रहा है कि आप हैंड्स की मदद से काम कर रहे हो। ठीक है, हैंड्स की वजह से आप काम कर रहे हो विद और विदाउट टूल। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी तरह का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, बट अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करो तो उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या होगा, आपका अपैरल्स का यानी कि कपड़े का काम होगा। अब इसके अंदर मशीनरी जो है उसको यूज किया जा सकता है। अब यहां पर आप देखोगे कि हैंडलूम सेक्टर के अंदर आपका टेक्सटाइल का सर्टेन पार्ट जो है वो इंक्लूड हो सकता है। कैसे? कि उसके अंदर अपैरल्स को आप यूज कर सकते हो, अपैरल्स को रजिस्टर करा सकते हो आप इन दैट सिचुएशन, बट वो अपैरल्स तभी रजिस्टर होंगे जब उसका काम एक्सप्लिसिटली हाथ से होगा। एग्जाम्पल के तौर में अगर आपको मैं बताऊं, जरी का काम अगर आप देखो, चलो इमेज दिखाती हूँ। ठीक है, जरी का काम अगर आप देखो, जरी का काम कैसे है, हाथ से ही होगा।
है ये टेक्सटाइल का ही काम या टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर आ सकता है, क्योंकि अपैरल्स के अंदर होगा, कपड़ों के अंदर इसको काम यूज किया जा सकता है, इसको यूज किया जाता है। बट ये हाथ से काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स, यहाँ पे काम हो रहा है, तो आप इसको टेक्सटाइल्स नहीं, आप इसको हैंडलूम सेक्टर के अंदर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में हैंडलूम सेक्टर के अंदर ही रजिस्टर किया गया है। ठीक है, टेक्सटाइल्स के अंदर इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। मुगा सिल्क की बात करो, मुगा सिल्क के अंदर अब सिल्क एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, अगर आप बोलो कि वो तो हम इंडस्ट्री में टेक्सटाइल को विद द हेल्प ऑफ मशीनरी यूज करते हैं, बट हमारे पास ओरिजिनल टेक्निक्स हैं जो कि मुगा सिल्क के लिए एक्सप्लिसिटली यूज की जाती है ना, तो इस वजह से हाथ का काम उसके अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए ये भी टेक्सटाइल नहीं हैंडवर्क के अंदर या हैंडलूम्स के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। देन यहाँ पर लेदर पपेट्री क्राफ्ट का तो डायरेक्ट काम हमें पता ही लग रहा है कि हाथ से काम किया जा रहा है, पपेट्री क्राफ्ट का काम है, यहाँ पे मशीन का यूज नहीं हो रहा, तो ये इसी वजह से हमारे हैंडलूम का काम यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हैंडवर्क हमारा आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं पट्टू साड़ीज की, राइट, तो पट्टू साड़ीज का अगर आप काम देखोगे तो ये अपैरल्स के अंदर टोटली आ रहा है, मशीनरी जो है इसके अंदर यूज की जा रही है, हाथों का काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एक्सप्लिसिटली इसको मशीनरी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। तभी आप ये चीज को देखोगे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो यहाँ पर करता है, बट हैंडलूम का जो प्रोडक्ट है वो आप देखोगे कि वो ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन रिलेटिवली आसान होती है, बट जैसे कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि हैंडलूम पट्टू साड़ी की या टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर हम ऑल टुगेदर बात कर रहे हैं, तो मैकेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको MSME के अंदर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। वेराज जो अब हमारा दूसरा सेक्टर है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू देम अगर हम देखें तो हैंडीक्राफ्ट वाला सेक्टर जो हमारा फॉल कर रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो आर्ट है वो फेड आउट होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो जनरेशनली यहाँ पर पास की जाती है। तो ये हमारा एक बेसिक सा रीजन यहाँ पर फॉल करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करते हैं डेटा प्रिवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट 2 years आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूवल। तो 2023 में इस लॉ को पास किया गया था, ठीक है, टेबल किया गया था इस बिल को। इसके अंदर बहुत सारे लॉ भी क्या चेंजेस जो है वो बताए गए थे। चेंजेस के बेसिस पे अब क्या थे, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभी जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है दीज आर फाइन, ठीक है, कुछ लोग इसके हक में थे, कुछ लोग जिसके हक में नहीं थे। वो क्या थे, वो कौन से लोग थे? एक तो हमारे पास जो रिसर्चर्स आते हैं, रिसर्चर्स का अभी भी यही चीज़ का कहना है कि जो डेटा प्रोटेक्शन हमारा जो एक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा अब RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। वीक होने के पीछे का रीज़न क्या है कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन होगी कि गवर्नमेंट या फिर /स्टेट, ठीक है, दे आर नॉट बाउंड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। अगर वो पब्लिक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो दे कैन वेरी वेल रिटेन इट। तो RTI का जो परव्यू है यहाँ पर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जिसको मिसयूज भी आने वाले टाइम में हो सकता है किया जा सके। एक आपकी बेसिक सी चीज़ ये है। दूसरी ऑप्शन आती है कि पहले इसको मना क्यों किया गया, इसके ऊपर चेंजेस जो है वो क्यों गए, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डाटा फिड्यूसरीज, ठीक है, डाटा फिड्यूसरीज प्लस जो हमारी ये कंपनीज आती हैं, मेजर टेक कंपनीज आती हैं या मेजर लीडिंग या कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो डेटा को यहाँ पर मैनेज करती हैं, डेटा मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं। इन दोनों के केसेस में यहाँ पर रिक्वायरमेंट यही थी, इन्होंने बोला कि हाँ, डेटा फिड्यूसरीज को उन्होंने बोला है कि ठीक है, द काइंड ऑफ डेटा विच यू आर सेविंग, एटलीस्ट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, एंड कौन सा डेटा किस बेसिस पे आप सेव कर रहे हो एंड इसका यूज़ क्या है आप हमें बताओगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है ना, मतलब पहले ये था कि आप ये चीज़ को नहीं कर सकते हो, या जो डेटा प्रोड्यूसरीज है उनको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि क्या डेटा कवर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा बेटर मेलो डाउन करके वर्जन उसका रखा गया, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें एटलीस्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल इस बारे में पता होना चाहिए, इन किस प्रोसेसेस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो, सरकार को एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जो कंपनीज है उन्होंने ये बोला कि बहुत सारा डेटा जो है वो अब कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने पहले क्या बोला था कि आप लोकल स्टोरेज पे अपने डेटा को प्रिजर्व कर लो, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मैं अपने खुद के यहाँ पर, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप पे काम कर रही हूँ एंड मैंने एक लोकल स्टोरेज जो है आसपास ही यहाँ पे कहीं पे बना ली है, जैसे लोकल स्टोरेज में हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या कोई ऐसा जो लोकल एरिया नेटवर्क मैंने स्टैब्लिश कर लिया कि मेरे आसपास वाले रीजन में ही वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब दूसरे लोग थे, कंपनी सी, बड़ी कंपनी सी, उन्होंने बोला कि ऐसे तो फिर हमारा जो क्लाउड वाला पर्पस है या जो क्लाउड स्टोरेज का पर्पस है वो तो पूरा का पूरा खत्म ही हो जाता है ना, जिसके थ्रू हम एक्सेसिबिलिटी कहीं से भी ले सकते हैं। तो लोकल स्टोरेज जो है इन एनी केस सेफ नहीं रहती है,
क्लाउड स्टोरेज में मल्टीपल लेयर जो है वो इन्वॉल्व की जाती हैं, उसकी वजह से हम अलाउ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा जो अब ढील जो है सरकार की तरफ से दी गई है। तो लोकल स्टोरेज के अलावा जो आई क्लाउड है या इवन की क्लाउड स्टोरेज है उसको भी यहाँ पर यूज करने की परमिशन दी गई है। तो थोड़े बहुत रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो अब देखते हैं कि जो प्रोसेसेस अब ले डाउन होंगे इसके बाद भी तो क्या होंगे। तो अब विद रिस्पेक्ट टू दैट, अब जो एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे, मतलब अब सेंटर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो अब उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली के अंदर ही होगा, एंड दैट विल बी इस्टेब्लिश अंडर द फॉलोइंग एक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा वो डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर्स। जानबूझ के मैंने आपको नहीं बताया था ये न्यूज के अंदर। सेकंड आपकी स्टेटमेंट कह रही है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी एंड एडजुडिकेटरी बॉडी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, तो आपकी न्यूज ने डायरेक्टली ये बताया क्या, तो जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपका डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कंप्राइज करेगा, जिसके अंदर टोटल 4 मेंबर्स की बात अभी तक की गई है, जिनमें से एक जो है वो आपके चेयरपर्सन होंगे एंड 3 फुल टाइम मेंबर्स उनके साथ यहाँ पर काम करेंगे। एंड सैलरी की बात जो भी चेयरपर्सन की हो रही है दैट इज आई गेस 3 to 4 लाख रुपीज अ मंथ, जो कि अभी बाकी न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किया है। तो अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो होगी ही। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, वो एक स्टैट्यूट यानी कि एक रूल यानी कि लॉ के तहत एस्टैब्लिश हुई है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एक तरह का लॉ ही है ना जो पार्लियामेंट ने पास किया है। स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही। एडजुडिकेटरी बॉडी वो कैसे बनती है, क्योंकि वो एडजुडिकेट करेगी। एडजुडिकेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी मसला अगर आपके सामने आ जाता है, ठीक है, आप उस मसले को सॉर्ट आउट करोगे। जैसे हमारे पास ट्राइब्यूनल्स का आइडिया दिया था ना कि वो तो हमारे पास रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं कि जल्दी से जुडिशरी का जो काम है वो पूरे तरीके से एक कोर्ट की तरह एक्ट नहीं करता बट कोर्ट की तरह एक्ट भी करता है ना, कि जो भी अब मिटिगेशन के थ्रू आपस में सलाह मशवरा करके चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। तो उसको एडीआर के तहत हमारे पास जो ट्राइब्यूनल्स है वो एस्टैब्लिश किए गए, वो भी एडजुडिकेट कर रहे हैं ना, मैटर्स को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो अब डिजिटल प्रोटेक्शन या डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स आएंगे उसको एडजुडिकेट करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पर बैठा है। ठीक है, वो आपके मुद्दों को, ग्रीवांसेस को, रिड्रेसल्स को सुनेगा। तो एडजुडिकेटरी बॉडी भी ये एग्जिस्ट करती है। तो डुअल पर्पस इनका हो जाता है कि 4 मेंबर्स हैं। एक्सपर्टीज कौन सी होगी, एक चेयरपर्सन होंगे, 3 फुल टाइम मेंबर्स जिसके अंदर लॉ, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स होंगे वो। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एस्टैब्लिश करेगी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू एडजुडिकेट ऑन नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो अब स्टैट्यूटरी है एंड एडजुडिकेटरी बॉडी भी ये है। देन आरबीआई एक्सटेंड्स ट्रेड रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स फेसिंग हेडविंड टैरिफ्स। तो अब यहाँ पर ना पूरे मैं आपको मेजर न्यूज बता देती हूँ क्या है फटाफट से, कि अब हमें पता है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मेजरली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उनको सफर करना पड़ रहा है मेजरली। क्यों? क्योंकि अब वॉलेटिलिटी, मैंने आपको बोला जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा है। किसको आप एक्सपोर्ट करोगे, मार्केट आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढनी पड़ रही है। अगर आप यूएसए को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो इन स्पेसिफिक केसेस तो 50% टैरिफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, है ना। 50% टैरिफ्स जो उनको एक्सपोर्टर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो इन दैट सिचुएशन आरबीआई ने बोला कि जो हेडविंड्स हैं इनके अगेंस्ट अगर आप 9 महीने तक लगातार काम करते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, जो थोड़ी बहुत आपको पैसे की मदद होगी वो हम आपसे करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि एक्सपोर्टर्स जो है उनको प्रोसीड्स ऑफ शिपमेंट्स इन 15 मंथ्स अगेंस्ट द प्रिवेलिंग टाइम फ्रेम ऑफ 9 मंथ्स लेकर आने पड़ेंगे इन व्यू ऑफ स्ट्रेस बीइंग फेस्ड बाय देम। कि यानी कि जो अब वो शिपमेंट्स हैं जो कि 15 महीने के अंदर अंदर जाने चाहिए थे, टोटल आपका जो टारगेट है 15 महीने का उसको आप 9 महीने के अंदर कवर करो। जो भी एक्स्ट्रा आपके चार्जेस लग रहे हैं, जो भी अब आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत जो मनी है, थोड़ी बहुत अमाउंट है, वो आपको आरबीआई के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी इन कंप्लायंस या इन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज रेगुलेशंस के बेसिस पे एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2025 के बेसिस पे आरबीआई हैज कम फॉरवर्ड कि हम आपका थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो हम करेंगे, ईज आउट करेंगे हम अपनी तरफ से रूल्स को, या पैसे जिस तरीके से भी आपको हेल्प कर सकता है उस तरीके से हम हेल्प करेंगे। देन जयशंकर टू मीट लावरोव इन मॉस्को ऑन मंडे। रशिया एंड फाइनली इंडिया के जो डेलीगेशंस हैं आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। एंड मेजर आइडिया क्या है कि अब ऑफिशियल डेलीगेशन क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स की जो स्टेट काउंसिल मीटिंग होती है साल के अंदर, वो एक बार होनी भी है इसके बाद, बट उससे पहले वो मुद्दे डिस्कस करना चाहते हैं कि करंट एंड फ्यूचर पॉलिटिकल कोऑपरेशन किस तरीके से इंडिया और रशिया की रहने वाली है एंड की इशूज ऑफ बायलैटरल रिलेशंस क्या क्या हैं उसके बेसिस पर डिस्कशन होगी। एंड किस तरीके से दोनों कंट्रीज कोलैबोरेशन प्लान कर रही हैं एससीओ नेशंस, ब्रिक्स नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एंड इवन के G20 के नेशंस के साथ। तो एक तरह से सलाह मशवरा इसके ऊपर किया जाएगा। स्ट्रेटेजिकली दे आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस हियर ओनली।
देन इंडिया कनाडा सीमेंट टाइज ऑन ट्रेड क्रिटिकल मिनरल्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो डील है इसको साइन किया गया है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा भी इस बार उन्होंने एरोनॉटिक्स के बारे में, एरोस्पेस एंड डुअल कैपेबिलिटीज पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन किया है कि नॉलेज शेयरिंग या नॉलेज ट्रांसफर की जाएगी स्पेसिफिकली एरोस्पेस के डेवलपमेंट के लिए, फॉलोइंग द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड कनाडा ड्यूरिंग देयर बायलैटरल मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 मीटिंग्स इन कैनकस इन कनाडा। सो अब यही चीज़ आपको बोली गई है कि अब जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्रीज के, उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम काम करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द ऑयल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंडिया इंपोर्ट करने को तैयार है, कनाडा जो है वो एक्सपोर्ट करने को तैयार है, तो एक ऑल्टरनेटिव हमें भी मिल गया था हमारे जो वॉयड रशिया की तरफ से हो रहा है उसकी वजह से, है ना। तो एक ऑल्टरनेटिव हमने उसके लिए केस में ढूंढा। अब इस सिचुएशन में, अब उल्टे सिचुएशन में क्या है कि इंडिया अब एक्सपोर्ट करने को तैयार है कनाडा को सीमेंट एंड एरोस्पेस से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफर करते रहेंगे, तो कॉमन कंसेंसस आ गया, ठीक है। तो अब सप्लाई चेन पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, कोलैबोरेशन विद रिस्पेक्ट टू एसेंशियल्स फॉर एनर्जी ट्रांजिशन इन द न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब ये चीज़ को किया जा रहा है कि कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आगे आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि कनाडा और इंडिया के बीच में होंगे। देन यूएस टू लॉन्च न्यू मिलिट्री ऑपरेशंस इन लैटिन अमेरिका, जिसका क्या नाम है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यूएस नेवल बिल्डअप इन लैटिन अमेरिकन वाटर्स कुड प्रिसाज लैंड स्ट्राइक्स एंड वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रिसाज का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही वार्न किया गया है, अर्ली वार्निंग ऑलरेडी दी गई है कि हम ड्राइव चला रहे हैं स्पेसिफिकली कौन से रीजन के अंदर, पैसिफिक रीजन के अंदर एंड कैरेबियन रीजन के अंदर, जो अब ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग स्मगलिंग हो रही है, उन सबको रोकने के लिए। तो रिसेंटली हमने न्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ को डिस्कस किया था कि वेनेजुएला के आसपास काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्राइक्स है कंडक्ट की गई, बहुत सारे वेसल्स हैं उनको अटैक किया गया। अब इससे इलीगल इमिग्रेशन जो है वो भी रुक रही है एंड इसके अलावा जो स्मगलर्स थे उनको भी यहाँ पर हटाए जाने की कोशिश सरकार कर रही है, यूएसए की गवर्नमेंट। एंड अभी भी वो यही क्लेम कर रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो लैटिन अमेरिका के अंदर लॉन्च करेंगे एंड इफ द नीड इज देयर, अगर कोई भी ऐसी नीड आती है कि हमें लैंड एरियाज के ऊपर किसी भी एक कंट्री के अटैक करना पड़े जस्ट टू स्टॉप सच काइंड ऑफ क्राइम, तो हम वो भी करने से नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर, ठीक है। सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन यूएस अप्रूव्स मिलिट्री सेल वर्थ $330 मिलियन टू ताइवान। तो अब इससे क्या हो गया था, ताइवान के बिगेस्ट सप्लाई ऑफ वेपन्स यूएसए बन चुका है एंड चाइना ने इसके ऊपर घोर यहाँ पर कह सकते हो ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की है एंड एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है कि वॉशिंगटन ने हमें एक तरह से धोखा दिया है कि वी डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सेल। कि अभी रिसेंटली तो हमारी साउथ कोरिया के अंदर आपस में मीटिंग हुई है एंड उसके बाद जो डिस्कशंस हुई हैं उसके खिलाफ वादा खिलाफी जो है वो यूएसए ने की है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली जो कॉम्पोनेंट्स है वो यूएसए सप्लाई करेगा टू ताइवान एंड ताइवान के केस में अगर आप देखोगे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, स्टैंडर्ड कॉम्पोनेंट्स, स्पेयर एंड रिपेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स, एक्सेसरीज, रिपेयर एंड रिटर्न सपोर्ट फॉर F-16, C-130 एंड इंडिजिनस डिफेंस फाइट एयरक्राफ्ट, जो कि अब डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है किसके, ताइवान के। एंड ताइवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या इवन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये चीज़ के बारे में बोला है कि हम अपना जो बजट है डिफेंस का वो बाय 2030 जीडीपी का 3% कर देंगे। इतना ज़्यादा हम चाहते हैं कि यूएसए के साथ मिलकर हम कोलैबोरेशन में काम कर सकें, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो ट्रम्प की, उन्होंने ये भी बोला कि जो अब इंपोर्ट टैरिफ आपके ऊपर लगाए आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी कम हो जाए। सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन सीजीआई टू डील विद क्लेम दैट हाई कोर्ट अप्रोच एनक्लैट मेंबर इन ऑन ऑर्डर। सो अब बेसिकली सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि आप कोई भी बीइंग अ जज, आप अगर कोई डिसीजन देना चाहते हो, है ना, तो अगर आप ऐसी पोजीशन पे हो तो आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपका एक ये स्टेटमेंट भी बोलता है कि सपोज कि आप कोई डिसीजन देने वाले हो और आपको ये पता है कि आप किसी पार्टी को पर्सनली या तो जानते हो या वो पार्टी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ आपके साथ ये चीज़ करती है कि आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, राइट। तो आप क्या करोगे इन दैट सिचुएशन, या तो आप ब्राइब लोगे या आप उस व्यक्ति को साइलेंटली जो है उसकी सजा से बचा लोगे, ठीक है। तो सेम ही काइंड ऑफ सिनारियो यहाँ पर होता है कि एक डिसीजन देने के लिए एक कोर्ट का कोई केस सामने आता है, एक मर्जर का काम था, ठीक है, मर्जर की बात होती है, इवन की केस जो है रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फर्म बात आती है। सो अब क्या होता है कि जो जज है जिनको डिसीजन देना है उनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर डालने की कोशिश की जाती है। तो जब अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखती है तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, रिक्यूज कर लेते हैं,
यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को यूज करते हुए वो अपने आप को यहाँ पर बोलते हैं कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड ऑन दिस केस, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को वो केस से हटा लेते हैं। ओके, तो अब क्या होता है उसके बाद, एंग्विश का मतलब भी मैं समझाऊंगी। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टेप डाउन कर जाते हैं केस से। तो जब स्टेप डाउन करते हैं एंड सम अदर जज इज हैज टेकन हिज प्लेस इन द सेम केस, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अब जो मेंबर है रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग दैट केस टू समवन एल्स, तो अब उस व्यक्ति को यहाँ पर मैसेज आता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सम पर्टिकुलर हाई कोर्ट, नेम एंड सब कुछ नहीं बताया गया है, कि आपने रिक्यूज क्यों होने दिया उस व्यक्ति को उस केस से। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो एनक्लैट के पास चला जाता है। एनक्लैट के बाद आप देखोगे कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला गया है एंड फाइनली इसके ऊपर डिसीजन जो सीजीआई क्या लेंगे वो हमें नहीं पता। अभी उनके इनिशियल स्टेटमेंट्स यही हैं कि उन्होंने एंग्विश के अंदर ये जो डिसीजन है वो ले लिया होगा। अगर नहीं बनता था उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो एंग्विश के अंदर यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्यों होता है, या तो सामने वाला व्यक्ति हमारा दोस्त है या हमारा रिश्तेदार है जिसको हम अब क्या कर सकते हैं, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, एंग्विश क्या होता है, जब आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाली जा रही है कि आपको या तो ब्राइब देने के लिए बोला जा रहा है या आपको बोला जा रहा है नहीं तो आपको मार दूंगा मैं, ऑल दैट, है ना, कि अगर आप मेरे फेवर के अंदर डिसीजन नहीं लेते। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस की इनिशियल स्टेटमेंट यही है कि एंग्विश के अंदर या अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से या जो प्रेशर उनके ऊपर डाला था इस वजह से वो रिक्यूज होने का उन्होंने खुद से ऑप्शन चूज किया है। फाइनल डिसीजन अभी क्या आएगा इसके ऊपर हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस बाय द जज हुई है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। अभी हमें ये भी पता है कि सीजीआई की जो टर्म है 24 नवंबर तक ही है, उनकी रिटायरमेंट हो रही है। उसके बाद जो जस्टिस कांत है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। देन ग्रीनलैंड जो है पास कर रहा है एक लॉ जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय फॉरेनर्स। तो ग्रीनलैंड के अंदर पहले ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता था, ठीक है, सिंस अब जो नॉर्डिक कंट्रीज ही हैं वो भी, तो अब वो कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन जो है बहुत लिमिटेड रहती है, तो वो हमेशा से क्या करते हैं कि दे आर वेरी वेलकमिंग कि आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो तो यू आर वेरी मच वेलकम, क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन है अगर आप देखोगे तो उनकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है ना, जो उनका एज का जो ग्रुप है वो जनरली उसके अंदर यंग पीपल आर नॉट देयर, क्योंकि वो अब दूसरी कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ठीक है, या तो क्योंकि एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस जो है वेदर कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो चलो उस वो सेकेंडरी चीज़ है। बट उसके अंदर अब स्पेसिफिक आइडिया यहाँ पर यही है कि ग्रीनलैंड ने जो लॉ पास किया है दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्सेप्ट कि जो यूएसए है उनका इंटरेस्ट जो है ग्रीनलैंड वाले रीजन के अंदर अभी बन रहा है। ठीक है, कि अब आपको शायद ये भी पता होगा कि रिसेंटली अब ट्रंप ने इन्फॉर्मेशन या इवन की एक ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी कि हम ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं, कि ग्रीनलैंड तो हमारा है ही है बट हम उसे खरीदना चाहते हैं, जिसके ऊपर अब रिस्पॉन्स यही आया था कि हम तो नहीं दे रहे, बिकाऊ तो नहीं है ग्रीनलैंड। तो अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये यूएसए का जो इंटरेस्ट है वो हमें सही नहीं लग रहा है, कि हम ये ऐसा रूल पास कर रहे हैं कि जो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट को जिसने भी टैक्सेस पे किए हैं सिर्फ वही लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे टू परचेज प्रॉपर्टी एंड टू रिटेन प्रॉपर्टी ओनरशिप इन ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसके अंदर अब डैनिश सिटीजन्स या इवन की कंपनीज हैं, ठीक है, या ग्रीनलैंडिक या फिरोज लोग जो कि ऑलरेडी वहाँ से एंडेमिक है, वहाँ के बिलोंगिंग है, वहाँ पे जो बिलोंग करते हैं ऑल टुगेदर, तो वो अब सिर्फ उन लोगों के लिए ही रह गया है, जस्ट बिकॉज के यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी। ठीक है, सो अब उसका रिस्पॉन्स में ग्रीनलैंड ने पास किया है इस लॉ को। सो 2026-2027 के बैचेस विद रिस्पेक्ट टू जीएस एंड ऑप्शनल्स आर अवेलेबल। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी बैच की इंक्वायरी होती है, तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप हमें sleepy.classes@gmail.com पे। एंड हमारा जो यूपीपीसीएस का बैच है फॉर 2026 वो भी अब लाइव है, तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की कवरेज भी हो रही है, A to Z आपकी प्री एंड मेंस की कवरेज हो रही है फॉर जीएस एज वेल एज फॉर इंग्लिश ऐसे, राइट। तो अब कोई भी डिस्काउंट कोड अगर एप्लीकेबल होता है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्काउंट दे भी दिया जाएगा। अगर कोई भी डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल नहीं है तो आप डिस्काउंट कोड अगर न्यूज़ को यूज़ करते हैं तो आपको 15% ऑफ डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो है वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड रिस्पेक्ट। तो अभी आपको कोई भी डाउट होता है ना कि आपको एग्जैक्टली जो कि न्यूज़ हमने कवर यहाँ पर नहीं भी किए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए तो वहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, ठीक है, ये आपको अवेलेबल भी हो गया होगा अब तक, तो अकॉर्डिंगली ही आप क्या कर सकते हो, आप
उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, डायरेक्टली मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, डाउट्स को रेजोल्यूशन जो है वो भी कर सकते हैं हम। किसी रैंडम बात पे भी अगर आप बात करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो, तो आई एम देयर, राइट, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, एंड जिस तरीके से भी पॉसिबल होगा आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।